भारत 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट को हासिल करने के लिए क्या करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को हाई एंड की वेपन्स और ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है। चाइना की तरफ से अपनी टाइप 075 क्लास की असॉल्ट शिप की सी ट्रायल करना शुरू कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी किस वजह से एडिशनल SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है। पाकिस्तान की नई पॉलिटिकल मैप को इशू करने के बाद इमरान खान की खुद की पर्सनल एक्स वाइफ ने उनका मजाक उड़ाया है और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने यह दावा किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हुई एक क्लोज डोर मीटिंग में भारत के खिलाफ उनको काफी बड़ी जीत मिली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्म ड्रोन को लेके है। आप सबको याद होगा कुछ ही दिन पहले ही भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से आर्म ड्रोन को खरीदने के लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजा गया था। अब पहले से ही भारत यूनाइटेड स्टेट से 30 आर्म ड्रोन को खरीदने वाला था, जिनमें से 10 इंडियन आर्मी, 10 इंडियन एयरफोर्स और 10 इंडियन नेवी इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन अभी लद्दाख में चाइना की हरकतों को देखते हुए इमरजेंसी में 6 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था। अब इसी के बारे में अभी यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, जिसके मुताबिक ट्रंप सरकार की तरफ से अभी भारत को काफी सारे मॉडर्न आर्म्स और एम्यूनिशन को सप्लाई करने का फैसला किया गया है और इसी के अंदर ही भारत को प्रेडेटर ड्रोन को भी सप्लाई किया जाएगा, जो कि भारत को चाइना के खिलाफ बेहतर सर्वेलेंस और फायर पावर दे सकता है। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चाइना के बीच विंटर में तनाव बढ़ने की उम्मीद है और लद्दाख रीजन में भारत और चाइना के बीच एक शॉर्ट टर्म की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट भारत को सभी प्रकार की सपोर्ट करना चाहता है और यूनाइटेड स्टेट के अलावा अभी भारत फ्रांस, रशिया और इजराइल के साथ भी मेजर आर्म और एम्यूनिशन को एक्वायर करने के लिए बातचीत कर रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से हम प्रेडेटर B ड्रोन को खरीदने वाले हैं, जो कि एक मेल ड्रोन है और ये एक बार में 4 हेलफायर मिसाइल को या फिर 500 पाउंड तक के 2 बम को कैरी कर सकता है। अब इजराइल से भी आर्म ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और इजराइल से हम अभी हेरॉन ड्रोन की आर्म वेरिएंट को खरीदने वाले हैं, लेकिन इनको कितने नंबर में खरीदा जाएगा ये अभी बताया नहीं गया है। और साथ ही हमारी जो एग्जिस्टिंग हेरॉन फ्लीट है उनको अभी इजराइल की मदद से आर्म ड्रोन में कन्वर्ट भी किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आज से चाइना की एक नई एम्फीबियस असॉल्ट शिप की सी ट्रायल होना शुरू हुआ है। इस असॉल्ट शिप का नाम टाइप 075 है और अभी चाइना इसकी प्रोपल्शन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। इस शिप को पिछले साल सितंबर के महीने में सांघाई सीपैड में लॉन्च किया गया था और चाइना का कहना है कि इसे अभी सर्विस में शामिल होने के लिए 2 साल तक का वक्त लग सकता है, यानी कि इसे चाइना 2022 तक अपने नेवी में इंडक्ट कर सकता है। टाइप 075 क्लास की वॉरशिप्स की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्फीबियस वॉरशिप्स में से एक है। इनका लेंथ लगभग 250 मीटर के आसपास है और इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन के आसपास है। इन वेसल्स को चाइना एक ही बार में एक हेलीकॉप्टर कैरियर, एक एम्फीबियस वॉरशिप और एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। इनकी डेक काफी बड़ी है, जिसमें आराम से 30 के आसपास हेलीकॉप्टर को कैरी किया जा सकता है। वहीं पर यह टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल और ट्रूप्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इसी क्लास की एक और वेसल को इसी साल के अप्रैल के महीने में लॉन्च किया था और आगे भी वो इसी क्लास की एक और वेसल को बनाने वाले हैं। इन वेसल्स की मदद से चाइना मेनली साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में एंटी पायरेसी मिशन का बहाना बनाकर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। और टाइप 075 क्लास की दूसरी और तीसरी वेसल में चाइना ईमेल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें से वो स्टेल्थ ड्रोन को ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेके है। 2020 के शुरुआत में जब डिफेंस एक्सपो होने वाला था, उसी वक्त ये कहा गया था कि 2025 तक भारत $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट की टारगेट को हासिल करने वाला है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि टारगेट अभी हासिल करना काफी मुश्किल हो चुका है। इसके पीछे पेंडेमिक के कारण हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी इस टारगेट को हासिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उन सभी के द्वारा जो भी डिफेंस इक्विपमेंट को बनाया जाता है, उनकी प्राइमरी कस्टमर सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस है और इसके अलावा अभी ज्यादातर इक्विपमेंट कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाली है। इसके अंदर भारत की तरफ से अपने फ्रेंडली कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर किया जाएगा, जिसमें हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने का ऑफर दिया जाएगा। इसी के अंदर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी टारगेट दिया गया है कि उनकी टोटल रेवेन्यू के 25% के आसपास उनको एक्सपोर्ट के जरिए हासिल करना है। ये टारगेट थोड़ा मुश्किल है, जिस वजह से अभी रशिया और यूनाइटेड स्टेट की तरह
भारत अपने वेपन्स को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर ही एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। इसके अंदर भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और HAL की अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इन सब के अलावा टॉर्पीडो, फास्ट अटैक क्राफ्ट और एक वाइड वैरायटी के नेवल सिस्टम को भी भारत एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की नए असॉल्ट राइफल को लेके है। आप सबको याद होगा पिछले महीने ये अपडेट आया था कि भारत अभी SIG 100 की SIG 716 असॉल्ट राइफल की एडिशनल 73,000 राइफल को खरीदने वाला है। इस डील को भारत और चाइना के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही इमरजेंसी बेसिस पर करने का फैसला किया गया था और इसमें ओरिजिनल डील के मुकाबले लगभग 600 एडिशनल राइफल को खरीदने का प्लान किया गया था। आज इसी डील को लेके हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस दिया गया है। इस डील की कीमत अभी करीब 800 करोड़ के आसपास होने वाली है, जिसमें 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदे जाएंगे। टाइम्स नाउ की तरफ से अभी इसको लेके एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि इस डील को अभी जल्दी से जल्दी फाइनल किया जा सकता है और हमें इन राइफल्स की डिलीवरी भी काफी जल्दी किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हमें इन राइफल्स की टेस्टिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा और सीधे तौर पर इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। आमतौर पर हर एक डील में टेस्टिंग और टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान ही काफी टाइम बर्बाद होता है। इन राइफल्स को अभी हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को दिया जाएगा और स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात जवानों को दिया जाएगा। इससे पहले इन राइफल्स की जो बैच हमको डिलीवर किया गया था उनको LOC में तैनात और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए जवानों को दिया गया था। इन राइफल्स की परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी काफी खुश है, जिस वजह से अभी इसकी एक फॉलो ऑन ऑर्डर को भी प्लेस करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी अपने इंसास राइफल को भी रिप्लेस करने वाली और इनको मेनली AK-203 राइफल से रिप्लेस किया जाएगा, जिसे अभी भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर अमेठी में बनाने का प्लान किया गया है। अभी इसकी प्राइसिंग को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कालाश्निकोव के बीच थोड़े नेगोशिएशन किए जा रहे हैं, जिसकी कंप्लीट होने की उम्मीद जल्दी की जा रही है। अगला अपडेट इंडिया और पाकिस्तान को लेके है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के PM इमरान खान ने रिसेंटली पाकिस्तान का एक नया मैप को इशू किया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात के जूनागढ़ वगैरह एरिया भी शामिल है। न्यूज की बात जाने देते हैं, लेकिन इसी बात को लेके अभी प्रॉपर मीम बनने चाहिए और इसकी शुरुआत मैं नहीं बल्कि खुद इमरान खान की अपनी पर्सनल एक्स वाइफ और हमारी भाभी रेहान खान ने किया है। भाभी जी का कहना है कि अगर इमरान खान को इतना जोश आ ही गया था तो वो जूनागढ़ और कश्मीर तक जाके क्यों रुक गए, उनको कम से कम दिल्ली तक जाना चाहिए था। और अगर सीरियस इशू को लेके बात करें तो इस तरह के मैप 1947 और 48 के दौरान भी पब्लिश किया गया था, जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया था और इसको दोबारा बनाने का फैसला किया गया था। दरअसल इसके पीछे कुछ गंभीर कारण भी छुपे हुए थे। अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान अब तक जब भी कश्मीर इशू को मुद्दा बनाकर कहीं पे उठाता है तो वो कश्मीर की आज़ादी के बारे में बात करते हैं और इनकी बातों में आके कश्मीर के बच्चे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाकर आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और उनको अब तक पाकिस्तान ये पढ़ाता आ रहा है कि कश्मीर को भारत से आज़ाद करना है और इसमें पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने वाला है। लेकिन अभी इमरान खान की स्नेह मैप को देखने के बाद कश्मीर के जो भी अलगाववादी लोग हैं या फिर भटके हुए लोग हैं जो कि सुअरों की राह में चल पड़े हैं, उनको ये जरूर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान उनको भारत से आज़ाद करना नहीं चाहता है बल्कि खुद कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। और इस मैप को देखने के बाद उन आतंकवादियों का रिएक्शन कुछ ऐसे होने की उम्मीद की जा रही है। अब अगर डिप्लोमेटिक तौर पर बात करें तो इस मैप को इशू करने के बाद इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किए गए कई बायलैटरल एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी शामिल है। अगर इस नए मैप के मुताबिक पाकिस्तान पूरे की पूरे कश्मीर को अपना मानता है तो वो वहां पर भारत के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता है। और हमारे लिए अच्छी खबर इस वजह से है क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो हम भी सभी नदी के पानी को अभी बंद कर सकते हैं। बाकी अगर चाइना, नेपाल और पाकिस्तान इन तीनों की हरकतों को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो ये सबके सब अभी भारत के ऊपर इलीगल क्लेम कर रहे हैं। उधर चाइना लद्दाख में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है, ओली नए मैप को बनाकर वहां पर भारत के इलाके को अपना बता रहा है और अभी इमरान खान पाकिस्तान के नए मैप के साथ वापस आ चुके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो इस मैप को कोई लीगल मानने वाला है और ना ही इसे इंटरनेशनल लेवल में कोई मान्यता मिलने वाली है। अगर आप इस पिक्चर को डिकोड कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के नया मैप किस तरीके का मैप है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से है और यह अपडेट साहब महमूद कुरैशी से जुड़ा हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साहब महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर सवाल खड़े किए थे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद मांगी थी।
वैसे आपको ये बात पता होगा और मैंने भी आपको कई बार ये बात बताया कि हर 15 दिन के बाद कुरैशी साहब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कश्मीर इशू को लेकर एक लेटर लिखते हैं। वैसे ये सब पहले से उनकी अलमारी में जाके टाइप होकर रखे हुए होते हैं और साइन करके फॉरवर्ड करना होता है। पर मजे की बात तो यह है कि आज तक एक बार भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से साहब महमूद कुरैशी जी को उनकी लेटर का जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार जम्मू एंड कश्मीर की मुद्दे को लेके पाकिस्तान के साथ चाइना भी शामिल है और आर्टिकल 370 का दर्द पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के भी डेली के डेली जगहों में हो रहा है। इसीलिए कल चाइना और पाकिस्तान की तरफ से मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग को रखा गया था और उसके बाद कुरैशी साहब ये बता रहे थे कि आज तक का उनका सबसे बड़ा जीत रहा है। पर इसी बात को लेके भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि ये इनफॉर्मल मीटिंग था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है और इसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।